नवीन अपने माता पिता का एकलौता संतान था। शादी के 14 साल बाद नवीन का जन्म हुआ था, इसलिए वो अपने माता पिता का ज़्यादा ही लाडला बेटा था। नवीन घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। इस घर के आंगन में उन्होंने साथ साथ हर त्योहार मनाया था, हर सफलता का उत्सव मनाया था। नवीन पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसे एक अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब भी मिल गई। उस दिन उसके माता पिता ने खुशी से आस पड़ोस में लड्डू बंटवाए थे। नवीन भी अब माता पिता के हर सपने को पूरा करना चाहता था। उसे पता था उसके माता पिता ने कितना कष्ट करके उसे एक काबिल इंसान बनाया था। उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए कितनी खून पसीने बहाए थे। और माँ ने भी बरसों नई साड़ी नहीं खरीदी और उसे हमेशा अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते थे, हमेशा अच्छा खिलाया था। अब नवीन भी अपनी माता पिता की हर कमी को पूरी करना चाहता था। नवीन का नौकरी लगते ही आसपास से काफ़ी रिश्ते आने लगे। नवीन भी दिखने में स्मार्ट, लंबा चौड़ा था, परिवार का इकलौता वारिस, और ऊपर से इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी तो कोई ऐसे रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहता था। पर नवीन को अभी शादी करने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। प्रिया के पापा पिताजी के बचपन के दोस्त निकले, बस। और क्या था, यही जान पहचान काफ़ी थी और पिताजी ने रिश्ता तय कर दिया। नवीन का सोचना था कि कुछ साल अच्छे से कमा लूं ताकि आगे आने वाली हर जिम्मेदारी उठा पाऊं। इसलिए उसने कई बार अपने माता पिता को समझाना चाहा। नवीन के पिताजी बोले, बेटा, तुझे तो पता है तू हमारे शादी के 14 साल बाद जन्म हुआ था। हमारी उम्र भी धीरे धीरे ढल रही है। तेरी माँ से रसोई नहीं संभाला जाता है। हमें भी तो अपने पोते पोती का मुंह देखना है। पता नहीं कब ऊपर वाले हमें उठा ले जाए। कहते हुए पिताजी के आंखें भर आए। नवीन ने भी सोचा, घर में बहू आएगी तो वो रसोई संभाल लेगी, माँ पिताजी का भी सेवा हो जाएगी। इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो गया। नवीन का प्रिया से शादी धूमधाम से हो गई। प्रिया बहू बनकर आते ही माँ पिताजी ने घर का पूरा जिम्मेदारी बहू को सौंप दिया। प्रिया भी मन से सास ससुर की सेवा करती थी। पहले तो उसे सब अच्छा लगता था, पर धीरे धीरे वह रोज के कामों से उसे तंग आने लगी थी। अभी नई नई शादी हुई थी और पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसका भी घूमने का मन करता था, सिनेमा देखने जाने का मन करता था, बाहर होटल में खाने का मन करता, पर उसके सास ससुर ये सब नहीं खाते थे। कहीं जाना होता तो पहले खाना बनाकर रख कर जाओ या फिर आकर उनके लिए खाना बनाओ। प्रिया को अपने सास ससुर का घर में रहना अच्छा नहीं लगने लगा था। वो चाहती थी कि नवीन अपनी स्थानांतर किसी दूसरे शहर में कर ले ताकि वो और नवीन अपनी जिंदगी जी सके और उसे इस तरह बंधन में भी नहीं रहना पड़े। पर नवीन दूसरे शहर जाने को तैयार नहीं था। एक दिन प्रिया बोली, नवीन, मायके में मेरे चचेरा भाई की शादी है तो मुझे वहाँ 4-5 दिन पहले जाना होगा। नवीन बोला, प्रिया, इतने दिन पहले जाओगी तो घर कौन संभालेगा? माँ पिताजी की देखभाल कौन करेगा? प्रिया बोली, तो क्या मैं मायके की शादी में जाना छोड़ दूं? मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। प्रिया चिल्लाकर बोली। नवीन ने प्रिया को समझाते हुए कहा, प्रिया, मैं तुम्हें जाने से मना नहीं कर रहा हूं। तुम्हें तो पता ही है माँ की तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। वो बिस्तर से उठ नहीं पाती है।
और पिताजी के हाथ पैरों में कंपन रहता है तो वह कोई भी चीज़ खुद से नहीं ले पाते हैं। मेरा भी कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो मुझे भी छुट्टी मिलना मुश्किल है। लेकिन प्रिया कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो शादी में जाने के लिए पैकिंग करने लग गई। माँ ने नवीन को इशारों में शांत रहने को कहा और वो सब कर लेगी ऐसा भरोसा दिलाया। प्रिया जब शादी से लौटी तब से उसके दिमाग में वृद्धाश्रम का फितूर चढ़ा हुआ है। पता नहीं किसने क्या पाठ पढ़ा दी कि वो एक ही जिद लेकर बैठी है, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दो, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर नवीन बोला, वो मेरे माता पिता है और जीवन भर मेरे साथ ही रहेंगे। प्रिया बोली, तुम्हारे माता पिता है तो तुम ही सेवा कर लो। तुम तो ड्यूटी चले जाते हो और दिन भर खटना तो मुझे ही पड़ता है। कभी चाय बना दो, कभी दवा दे दो। पिताजी को कड़क रोटी पसंद नहीं है तो उनके लिए रोज खिचड़ी बनाओ। माँ को कम मसाले वाला खाना चाहिए और तुम्हें तेज मसाले वाला खाना चाहिए होता है। मेरी तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। मोहल्ले की औरतें को देखो, सज सवर कर घूमने जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, किट्टी पार्टी करते हैं, और मुझे देखो दिन भर इन दोनों की सेवा में लगी रहती हूँ। एक पल भी आराम नहीं है। खुद सेवा करो तो पता चलेगा ये दोनों दिन भर मुझे कितना सताते हैं। फिर इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने में क्या बुराई है। घर में भी दोनों दिन भर पड़े रहते हैं, मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते हैं। प्रिया और भी चिल्लाकर बोलने लगी ताकि माता पिता को सुनाई दे। वहां रहेंगे तो उनके जैसे और भी लोग होंगे जिससे उनका मन लगा रहेगा। कम से कम मुझे दिन भर परेशान तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ बैठे रहते हैं वैसे ही वृद्धाश्रम में भी बैठे ही रहेंगे। कम से कम मुझे तो ये सब झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। क्या जीवन भर इनका ही सेवा करती रहूंगी? मेरी अपनी कोई जिंदगी है या नहीं? प्रिया की बातें पूरे घर में गूंज रही थी। उस पर एक ही धुन सवार थी कि वो किसी भी तरह अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़कर उनसे मुक्ति पा लें और अपनी जिंदगी जिए। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। माँ पिताजी ने प्रिया की सारी बात सुन ली थी तो नवीन भी शर्म के मारे अपने माता पिता के आगे आंखें नहीं उठा पा रहा था। नवीन सोचने लगा, अपने ही माँ पिताजी को वृद्धाश्रम कैसे छोड़ाए। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखकर कितना कठिन कष्ट को झेलकर मुझे जन्म दिया था, जिन उंगलियों को पकड़कर चलना सिखा था, आखिर उन्हीं का साथ इस उम्र में कैसे छोड़ दे। जिस माँ के आंचल की छांव में बचपन बीता था उसी माँ को बाहर की दुनिया में छोड़ाएं। जब हम सर्दी जुकाम से रात में सो नहीं पाते थे तब वही माँ ने खुद रात भर जगकर गोदी में सुलाती थी। और पिताजी ने उसे अपना खून पसीना बहाकर बड़ा किया है। मेरे हर एक इच्छाओं को जिसने खुद आधा पेट खाकर पूरी की है, आज वो ऐसे देवता समान पिताजी को कैसे घर से बाहर कर देगा। काफी देर सोचने के बाद नवीन बोला, प्रिया तुमसे काम नहीं होता है तो मत करो, मैं उनकी सेवा के लिए एक नौकर रख लूँगा। फिर प्रिया बोली, अच्छा पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? तुम्हारे माता पिता कुछ काम करते तो है नहीं और उन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिलती, तो इतने लोगों का खाने पीने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा और अब नौकरों का खर्चा। अरे हमारे भी तो कोई ख्वाहिश इच्छा रहती है। तुमसे शादी करके मेरी तो जिंदगी ही नरक हो गई। कहते हुए प्रिया अंदर चली गई। नवीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
इधर माँ बाबूजी की जिम्मेदारी थी और उधर प्रिया की जीत। शादी के बाद सिर्फ लड़की का ही नहीं, लड़के की जिंदगी में भी दो मार्ग आ जाती है। पत्नी की सुने तो परेशानी और माता पिता की करे तो भी परेशानी रहती है। नवीन ने लाचारी से अपनी माँ और पिताजी की तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरी शांत समुद्र नजर आ रही थी अपने बेटे के लिए। अगले दिन सुबह कुछ खटपट की आवाज़ से प्रिया की नींद खुली। देखा तो नवीन सामान पैक कर रहा था। प्रिया मन ही मन खुश हुई कि अब तो सास ससुर की सेवा से छुटकारा मिल जाएगा। नवीन बोला, प्रिया तुम्हारी ये साड़ी भी रख दूं क्या? और भी कुछ कपड़े रखने हो तो बता दो। प्रिया अचानक से उठी। मेरे कपड़े? मेरे कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? मैं कहाँ जा रही हूँ? नवीन बोला, तुम अकेले नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। मैंने अपने कपड़े तो पैक कर लिया है, तुम भी बता दो। और हाँ, सब कुछ रख लेना, एक भी छूटना नहीं चाहिए। प्रिया आश्चर्य से बोली, नवीन हम कहाँ जा रहे हैं? नवीन बोला, मैंने एक किराए में कमरा लिया है, हम दोनों आज से वहीं रहेंगे। अच्छा यह है कि तुम्हें वहाँ माँ और पिताजी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, आराम से रहना, आज़ादी से घूमना। नवीन की बातें सुनकर प्रिया बोली, नवीन मगर हम क्यों जा रहे हैं? बात तो माँ और पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने की थी, हम तो यही अपने घर में ही रहेंगे ना। नवीन बोला, प्रिया यह घर हमारा नहीं है, यह घर माँ और पिताजी का है। पिताजी ने यह घर बनाया था और माँ ने इसे बसाया था। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अब हमारा यह बड़ा कमरा खाली हो जाएगा और इसे पिताजी भाड़े पर चढ़ा देंगे। उससे जो पैसे मिलेंगे वो घर के काम के लिए जो नौकर रखेंगे उसको देंगे। यह घर से माँ पिताजी नहीं, हम छोड़कर जा रहे हैं। मैंने पास में ही कमरा लिया है, मैं सुबह रात आकर उन्हें संभालता रहूँगा। आखिर मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारी है और तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। तुमसे भी मैंने अग्नि का 7 फेरे लेकर कसम खाई है, तो तुम्हारे साथ भी रहना है। लेकिन प्रिया तुम्हारा मन इतना कठोर है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारे मन में माँ पिताजी को इस उम्र में वृद्धाश्रम छोड़ने की सोच आई कैसे? ईश्वर ना करे अगर यही बात तुम्हारी भाभी तुम्हारे मम्मी पापा पर करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम अभी माँ नहीं बनी हो, कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे और वो जब तुम्हें घर से बाहर निकालने की बातें करेंगे तो उस दिन तुम्हें मेरी माँ का दर्द समझ में आएगा। अभी तो घर के बुजुर्ग लोग को पुराना निर्जीव सामान जैसा सोच रही हो, कह रही हो बाहर छोड़ आओ। तुम्हें पता है इन्हें इसी उम्र में बच्चों की सहारे की ज़रूरत होती है और तुम जैसी बहुएं उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा कर ही दम लेती हो। नवीन की बातें से प्रिया को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसका घमंड टूट गई। उसने अपने पति व अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी। माता पिता ने भी नवीन को रुकने को कहा पर वो नहीं रुका। प्रिया को भी बड़ा घर छोड़कर छोटे से कमरे में जाना पड़ा। दिन बीतता गया। प्रिया भी अब पहले जैसी नहीं थी, वो समझदार हो गई थी। उसने कई बार माता पिताजी से माफ़ी मांगी और उनके कहने पर नवीन ने प्रिया को फिर से अपने घर लाया, पर अब देर हो गई थी। कुछ समय बाद माँ और पिताजी भी भगवान के प्यारे हो गए। माँ पिताजी का सेवा ना करने का और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने की बात प्रिया को हमेशा सताता रहता था। समय बीतता गया। समय के साथ साथ प्रिया भी सारे बीती बातें भूलती गई। प्रिया ने एक साथ जुड़वा बेटे को जन्म दिया। बच्चे बड़े हो गए। एक बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और दूसरा डॉक्टर। दोनों बेटे की शादी
आजकल की मॉडर्न नौकरी पेशा लड़की से हुई। हर त्योहार सारा परिवार साथ ही मनाते थे। हंसी खुशी से जिंदगी चल रही थी। एक दिन अचानक नवीन को भी भगवान ने प्रिया से छीन लिए। अब प्रिया अकेली रह गई। बेटे माँ को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर उसने जाना नहीं चाहा क्योंकि वो उस घर में अपने पति की यादों के साथ समय बिताना चाहती थी। कुछ सालों बाद प्रिया के भी हाथ पैर जवाब देने लगे। कुछ दिन बाद दोनों बेटे बहू प्रिया को मिलने आए। तब बेटों ने उन्हें अपने साथ रहने को बोला तो वो मान गई, क्योंकि अब इस उम्र में उससे अकेले रहना मुश्किल हो रहा था। तभी कमरे से आते कुछ आवाज़ों ने प्रिया का कलेजा चीर दिया। एक बहू कह रही थी, आपको सेवा करनी हो तो करो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं अपनी नौकरी संभालूं या घर, ऊपर से इन्हें घर ले आओगे तो इनकी सेवा कौन करेगा। मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती हूँ। मेरी भी अपनी जिंदगी है, सहेलियाँ हैं, मूवी क्लब पार्टी है। अब इन्हें बाहर का खाना पचता नहीं तो हर समय घर में बना कर दो, मुझसे नहीं होगा ये सब। तभी दूसरी बहू की आवाज़ आती है, हम मम्मी जी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वैसे भी घर पर रहकर कुछ करती तो नहीं, हमको परेशान के सिवाय। यहाँ भी दिन भर बैठी रहती है और वहाँ भी बैठी रहेगी। ये सब बातें सुनकर प्रिया की आंखें भर आई। आज उसे अपनी सांस की बहुत याद आ रही थी। अपनी सांस का दर्द महसूस कर रही थी। आज वो अपने बेटों की तरह अपने पति नवीन की लाचारी को भी महसूस कर रही थी। उसकी सजा अभी बाकी थी। अच्छे हो या बुरे, कर्म का फल जरूर मिलता है। प्रिया ने अपने दोनों बेटों को समझाया और वो वृद्धाश्रम रहने चली गई। दोस्तों, सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचाने वाली औरतें ये क्यों भूल जाती हैं कि कल के उनके संतान भी उन्हें उसी जगह पहुंचा सकते हैं। जीवन में अपने द्वारा किए गए कर्म लौट कर जरूर आती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।